हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने आदिकाल प्रारंभ किया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने दोस्तों क्या क्या पढ़ लिया? आदिकाल का समय, आदिकाल की विशेषताएं, ठीक, उसका नामकरण पढ़ लिया, ठीक है। अब दोस्तों, आज हम लोग आदिकालीन साहित्य के जितने भी भागों में विभक्त करके उसका हम अध्ययन करते हैं, हम फ्रेमिंग करके आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताएंगे। तब थोड़ा हम अपनी क्लास को अब स्पीड में ले चलेंगे, क्योंकि अब बच्चे भी काफ़ी जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं एक श्रृंखला शुरू की हूँ। जैसे कि जो एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ आता है ना, क्वेश्चन, जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें तो 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों अलग अलग करके उसका जो है सन दे देगा मिलान करने के लिए, ठीक। उसमें तो ऐसे प्रश्न आते हैं। और टीजीटी, पीजीटी, एलटी में जैसे कि इसमें भी जैसे मिलान के थ्रू भी आ जाएगा, या पर्टिकुलर एक क्वेश्चन ही आ जाएगा किसका है। तो अब इसमें तो 30-40-50 समथिंग है इतिहास ग्रंथ, तो वो हम लोगों को याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग रोज़ जो है हर क्लास के पढ़ने से पहले 10 जो है महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ अच्छे से पढ़ेंगे। 10-10 ऐसे याद करते रहेंगे दोस्तों, तो हम लोग का अच्छे से 5-6 दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को सिलेक्शन लेना है, टीजीटी में इंटरव्यू है नहीं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन के लिए फ़ाइट है। तो हम लोग कोई भी पोर्शन नहीं, बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने शुरू किया है ये 10-10 रोज़ हम लोग महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। पहला इतिहास ग्रंथ हम लोग का है ये हिंदी साहित्य का विमर्श। मैं सबका जो है सन भी लिखती रहूँगी, ताकि आपका यूजीसी नेट का चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, मतलब सब में। हाँ, ये है कि टीजीटी पीजीटी में ज़्यादातर सन में नहीं देता है, ऐसे ही दे देता है, लेकिन क्या भरोसा, कभी कभी। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। हिंदी साहित्य के विमर्श, ये इतिहास ग्रंथ 1923 ईस्वी में किसने लिखा? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये श्रृंखला आपको पसंद आएगी। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से बोल बोल के मेरे साथ ही दोहराते रहिएगा, फिर बाद में लिखिएगा। क्लास तो मेरी वीडियो पड़ी ही रहेगी, ठीक है। हिंदी साहित्य का विमर्श इतिहास ग्रंथ 1923 ईस्वी में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा। हिंदी भाषा का विकास ग्रंथ, यह 1914 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने लिखा, ठीक है। हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। फिर अगला है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा। ठीक। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी में सुमन राजे। ये सब ग्रंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जितना मैं लिखा रही हूँ, मैं इम्पोर्टेंट ही लिखवाऊंगी। जो प्रीवियस ईयर में पूछा है, या जिसके पूछे जाने के प्रीवियस ईयर में जो पूछा है, उसको तो हमें एकदम ही याद कर लेना चाहिए अच्छे से। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह जो है 2 भाग में प्रकाशित हुआ था 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा। ठीक है दोस्तों। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन।
हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है, इसको जो है नलिन विलोचन शर्मा ने 1960 में लिखा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। अब आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? 1941 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने, ठीक है दोस्तों। अब लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी से मुझे पढ़ाया हुआ मेरा अभी पिछली क्लास में याद आ गया। जो ये था, हाँ, गारसा दत्तासी का जो ग्रंथ था, क्या ग्रंथ था दोस्तों? द इस्तवाद द ला लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी, उसका हिंदी अनुवाद इन्होंने लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया था, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों आदिकालीन साहित्य पर चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, रोज हम लोग ऐसे 10-10 याद करेंगे ना दोस्तों, बहुत याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आदिकालीन साहित्य। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आदिकालीन साहित्य। दोस्तों ये जो हिंदी सब्जेक्ट है ना, बड़ा आनंदमय सब्जेक्ट है। बस एकदम मन से, एकदम अच्छे से मेरी बातें सुनते रहा करिए जो हम बोलते हैं, और 1-2 बार वीडियो देखेंगे ना तो याद हो जाएगा अच्छे से। बहुत मज़ा आता है हिंदी पढ़ने में। सबसे अच्छा सब्जेक्ट हिंदी ही है हमारा। और आदिकालीन साहित्य को दोस्तों हम लोग 2 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। अभी इसमें आपको पूरा आदिकालीन साहित्य फ्रेमिंग करके हम पूरा बताएंगे आपको। पहला है पश्चिम अंचल का साहित्य, ठीक। दूसरा हमें पढ़ना है पूर्वी अंचल का साहित्य। ये जो मैं फ्रेमिंग आपको समझाऊंगी ना दोस्तों, तो पूरा आदिकाल जो साहित्य हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग एक एक टॉपिक करके उठा के इसका जो इससे संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आदिकालीन साहित्य को हम लोग 2 भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं। पहला है पश्चिम अंचल का साहित्य और दूसरा है पूर्वी अंचल का साहित्य। पश्चिम अंचल का साहित्य क्या है? पश्चिम जो है दोस्तों, ये जो पश्चिम का क्षेत्र था उस समय काफ़ी ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली था। इसमें जो है राजा महाराजा हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, और कवि जो है अपने राजाओं पे आश्रित हुआ करते थे। जैसा कि मैंने बताया था ना, आदिकालीन की जो परिभाषा, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, तो इसमें जो है पश्चिम अंचल के क्षेत्र में जो राजा महाराजा के चरित्र काव्य लिखे जाते थे, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर उनके बारे में। तो पश्चिम अंचल के साहित्य को भी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, रासो साहित्य। रासो साहित्य को भी हम लोग 2 वर्गों में विभक्त करके इसका अध्ययन करते हैं। पहला है ऐतिहासिक रासो साहित्य, इसमें राजाश्रित लोग रहते थे। ऐतिहासिक रासो साहित्य, राज्याश्रित कवि जो रहते थे वो राजाओं के संरक्षण में रहा करते थे। दूसरा है धार्मिक रासो ग्रंथ, ठीक। अब क्या है रासो साहित्य? रासो साहित्य में जो है जो दोस्तों, अभी हम इसको डिटेल में अच्छे से बताएंगे। अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं इसका परिचय। इसमें वीर गाथा परक रचनाएं लिखी जाती थी रासो साहित्य में, ठीक है। वीर गाथा परक रचनाएं किसके? राजा के लिए लिखी जाती थी। उनके जो कवि काव्य परंपरा में जो कवि हुआ करते थे। अब रासो साहित्य में जो ऐतिहासिक जो ग्रंथ था वो दोस्तों राजाओं के लिए जो है इनकी वीरता को प्रदर्शित करता था, ठीक है। और इनके जो है जो भी शौर्य वीर का वर्णन था वो लोग अपनी रचना में करते थे।
होता क्या था दोस्तों, ये जो पश्चिम का क्षेत्र था ये पूरा ये जो है जैन धर्म का क्षेत्र हुआ करता था। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ मिले हैं वो सब जैन धर्म से ही संबंधित थे। इसमें जो जैन आचार्य थे हमारे, उन्होंने जो है अपने जो तीर्थंकर थे उनको जो है लेकर उनकी जीवन चरित्र के बारे में पूरी रचना कर दी है। ठीक है, धार्मिक रासो साहित्य ग्रंथ में जैन धर्म की अधिकता देखने को मिलती है। फिर ऐतिहासिक राजचरित, इसमें दोस्तों क्या था रासो साहित्य में कि राजाओं की वीरता श्रृंगारिता जो है इसमें विद्यमान रहती थी। ठीक, अब पूर्वी अंचल का साहित्य हमें पढ़ना है। पूर्वी अंचल के साहित्य में हम सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, और तीसरा है खुसरो का लोक साहित्य। फिर है विद्यापति। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये फ्रेमिंग समझ में आ गई होगी। अब पूर्वी अंचल का साहित्य तो उतना विकसित था नहीं। यह जो है जो पश्चिम अंचल का क्षेत्र था वह जैन धर्म का क्षेत्र था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो पूर्वी अंचल का साहित्य था ये जो है बौद्ध धर्म का निरंतर प्रवर्तन रूप था। यह जो है जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में हम सिद्ध साहित्य में पढ़ते हैं, जो भी ग्रंथ हमें मिले हैं। फिर सिद्ध साहित्य की प्रतिक्रिया में जो साहित्य उत्पन्न हुआ वो नाथ साहित्य हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग खुसरो का लोक साहित्य पढ़ेंगे। फिर विद्यापति की पदावली पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमें आदिकाल में मेनली अब इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं रासो साहित्य कि रासो साहित्य क्या है, रासो साहित्य की जो है उत्पत्ति कैसी हुई। ठीक है दोस्तों हम आते हैं रासो साहित्य पे। रासो साहित्य क्या है दोस्तों, जितना भी आदिकाल की जो ग्रंथ हैं और रचनाएं हैं इसमें आप देखेंगे कि जितने भी ये रचनाकार हैं इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उस रचना में इन्होंने रासो जो है नाम लगाया है पीछे। ठीक है, जैसे परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, हम बीसलदेव रासो, उस हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। और अपनी रचना में जो है लगाया और अपने नाम के आगे इन्होंने सूरी लगाया है। भाई सूरी लगाएंगे भी क्योंकि राजाओं का वर्णन जो किए हैं ये भी किसी वीरता से कम थोड़ी ना है। तो हम लोग अब आते हैं रासो साहित्य में दोस्तों मेनली में कह दें कि जो है रासो साहित्य जो है वीर गाथा परक जो है इसमें ग्रंथ होते हैं। ठीक है, इसमें जो है नारी का भोग रूप में वर्णन भी किया गया है, दूसरा पॉइंट। तीसरा जो है यह इसमें जो है कवि जो होते हैं राजाओं पे आश्रित रहते थे, उनके बारे में जो भी रचनाएं लिखते थे वो पूरा बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति अलंकार टाइप का पूरा रचते थे। ठीक है, अब रासो साहित्य ग्रंथ आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो रासो साहित्य ग्रंथ है दोस्तों इसमें विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया कि रास शब्द की व्युत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, तो इसमें भी प्रश्न ये आता है कि जो है रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सबने अपना अपना अलग अलग मत प्रकट किया है। तो देखते हैं सबसे पहले हम गाशरद तासी ने क्या कहा। रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से माना। ठीक, हरप्रसाद शास्त्री इन्होंने राजयश माना। नरोत्तम दास ने रासक माना। ठीक, कविराज श्यामल दास ने रहस्य। ये सब जितना मैं बता रही हूँ दोस्तों सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रहस्य माना। दशरथ शर्मा ने भी रासक माना कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। माता प्रसाद गुप्त जी ने भी रासक माना। रामचंद्र शुक्ल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से माना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। पहला क्या मैंने बताया, गाशरद दासी, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से माना। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश, नरोत्तम दास ने रासक,
कविराज श्यामल दास ने रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य, दशरथ शर्मा रासक, माता प्रसाद गुप्त ने राशक, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट तो सब है, रामचंद्र शुक्ल का आप भूलिएगा मत। हाँ, 2 लोग और इम्पोर्टेंट हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त का। इनका जो है यूजीसी नेट में कैसे आता है क्वेश्चन दोस्तों बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे माना। इन्होंने माना राशक शब्द से बिगड़ते बिगड़ते रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, रासक से बिगड़ा रास बना, फिर राशा बना, फिर रासो बना। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने कैसे रासो शब्द की व्युत्पत्ति माना। रासक, फिर माना इन्होंने रास, फिर राशा, रासु, फिर रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। ये आपका मिलान करने के लिए आता है, 2-3 बार आप लिख लिख के याद करेंगे तो अच्छे से आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति माना, रासक से राश, फिर रासा, राशो। गणपति चंद्रगुप्त ने रासक, रास, रासा, रासु, रासु। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आज की ही क्लास में हम लोग कुछ रासो ग्रंथ को जो है पढ़ लेते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब हम लोग को आदिकाल जल्दी समाप्त करके भक्ति काल में आना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग कुछ रासो ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, हम लोग महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ देख लेते हैं एक बार। जितना भी इम्पॉर्टेंट है, जितना भी मुझे लगा इम्पॉर्टेंट उतना मैं लिख दी हूँ। बाकी के जब जैन महत्वपूर्ण और ग्रंथ बताऊँगी, पढ़ाऊँगी उसके बारे में, तो फिर और रचनाओं से अवगत कराऊँगी आपको। ठीक है, तो कुमार रासो पहला है। कुमार रासो 9वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। फिर दूसरा है उपदेश रसायन। उपदेश रसायन का जो है 1134 ईस्वी सन। फिर उसके बाद इनके रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। पंच पांडव चरितरास शालिभद्र सूरी द्वारा रचित। संदेश रासो 1143 ईस्वी में अब्दुल रहमान द्वारा। भारतेश्वर बाहुबली रास। दोस्तों, ये जो है हिंदी में रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है भारतेश्वर बाहुबली रास को। ये 1184 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। बुद्धि रास है 1884 ईस्वी, इसके भी रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। फिर चंदन बाला रास है 1200 ईस्वी, आसगु कवि। बीसल देव रासो 1212 ईस्वी, नरपति नाल। परमाल रासो 1230 ईस्वी, जगनी। फिर है आपका रेवंत गिरी रास, यह है 1231 ईस्वी, जिसे विजय सेन सूरी ने लिखा। गया सुकुमार रास 1243 ईस्वी, दिलहड़ कवि। कच्छुली रास है 1306, प्रज्ञा तिलक द्वारा। फिर पृथ्वीराज रासो 1350 से प्रकाशित हुआ। इसके रचनाकार है चंद्रबरदाई। दोस्तों, यह पृथ्वीराज रासो चाहे पृथ्वीराज रासो 1350 ईस्वी में प्रकाशित हुआ चंद्रबरदाई द्वारा। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना और चंद्रबरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि माना। ठीक है, और विजयपाल रासो 1543 ईस्वी, नल सिंह द्वारा। नल सिंह भार हैं। और हमीर रासो हैं 1375 ईस्वी, सारंगधर द्वारा प्रकाशित। जम्बू स्वामी रास 1209 ईस्वी, धर्मसूरी। ठीक है, इतने जितने भी इम्पोर्टेंट हैं रासो ग्रंथ दोस्तों मैं यहाँ लिख दी हूँ। बाकी के जब और भी मैं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य ये सब पढ़ाएंगे आपको, जैन धर्म ग्रंथ साहित्य, उसमें आपको बच्चे कुछ जितने भी ग्रंथ हैं सारे आपको याद करने हैं। तो आज के दोस्तों क्लास में आपको क्या क्या याद करना है, महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ, और जो मैं पहले बताई थी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस विद्वान ने क्या माना। ठीक है, और खासकर उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त का आप लोग क्रमवाइज लिख लिख के पढ़िएगा उसको। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।